जैसा कि आपने पिछले वीडियो में सुना कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण जात पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिकोत्सव सम्मेलन के लिए 1936 को तैयार किया गया, लेकिन इसे पढ़ नहीं सके क्योंकि भाषण में व्यक्त किए गए विचार मंडल की स्वागत समिति को स्वीकार नहीं थे। इसके आगे बाबा साहब समाजवाद बनाम सामाजिक न्याय के बारे में बात करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। उसके आगे बाबा साहिब लिखते हैं, अब मैं थोड़ी सी चर्चा समाजवादियों की भी करना चाहता हूँ। क्या समाजवादी लोग सामाजिक व्यवस्था से पैदा की हुई समस्याओं को नज़रअंदाज कर सकते हैं? भारत के समाजवादी यूरोप के अपने साथियों का अनुसरण करते हुए भारत की सामाजिक असलियत को ध्यान में रखकर इतिहास की आर्थिक व्याख्या लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मान्यता है कि व्यक्ति एक आर्थिक प्राणी है, उसके काम और इच्छाएं आर्थिक तत्वों से बंधी हुई हैं और सत्ता यानी शक्ति का एकमात्र साधन केवल जायदाद ही है। इसलिए वे बार बार कहते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक सुधार बहुत बड़ा भ्रम और धोखा है और संपत्ति की बराबरी करने वाला आर्थिक सुधार दूसरे हर प्रकार के सुधारों से पहले होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इस बात से संतुष्ट हो सकता है कि आर्थिक उद्देश्य ही केवल वे उद्देश्य नहीं हो सकते जिनसे व्यक्ति कार्यशील होता है। मानव समाज का कोई भी विद्यार्थी यह नहीं मान सकता कि आर्थिक ताकत ही एकमात्र ताकत है। सच्चाई यह है कि व्यक्ति का सामाजिक स्तर भी अक्सर ताकत का आधार बनता है, क्योंकि सामाजिक दर्जे के आधार पर ही महापुरुषों ने सामान्य लोगों पर ही अपनी सत्ता कायम की है। यदि ऐसा नहीं होता तो भारत में दौलत वाले अमीर लोग भी साधु और फकीरों के अनुयायी नहीं बनते, जिन्हें धन से कोई मतलब नहीं रहता है। क्यों भारत में लाखों गरीब लोग अपनी मामूली कीमत के साधारण गहनों को बेचकर भी बनारस या मक्का की यात्रा क्यों करते हैं? भारत का इतिहास इस बात का मिसाल पेश करता है कि धर्म सत्ता का स्रोत यानी ताकत का साधन रहा है। जहां साधु संतों व पुरोहितों का आम लोगों पर हमेशा दबदबा व प्रभुत्व रहा है, कई बार तो यह मजिस्ट्रेट से भी अधिक होता है। भारत में हर एक बात, यहाँ तक कि हड़तालें व चुनाव भी बहुत आसानी से धार्मिक स्वरूप में मोड़ दिए जाते हैं और बहुत आसानी से धार्मिक रंग दे देते हैं। किसी व्यक्ति पर धर्म की ताकत का उदाहरण रोम के सामान्य लोगों के मामले में भी दिया जा सकता है। वहां के प्लेबियन लोगों ने लोकतंत्र के तहत सर्वोच्च कार्यकारिणी में अपने हिस्से के लिए संघर्ष किया और अपने एक प्लेबियन लोगों की असेंबली कोमिटिया सेंचुरियाटा काउंसिल प्रतिनिधि को नियुक्त करवाया, जिसका चयन एक अलग निर्वाचन संस्था द्वारा किया गया जो रोम के मूल निवासियों की अलग सत्ता थी। उन्होंने अपना अलग प्रतिनिधि इसलिए चाहा क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि प्रशासन चलाने में विशिष्ट लोगों के पैट्रिशियन काउंसिल के प्रतिनिधि उनके साथ भेदभाव बरतते हैं। इससे उन्हें बहुत बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि रोम के लोकतांत्रिक संविधान में एक प्रतिनिधि को दूसरे प्रतिनिधि के काम को वीटो करने का अधिकार है। लेकिन क्या हकीकत में उन्हें अधिकार मिला? जवाब है नहीं। रोम के प्लेबियन कभी भी अपना ऐसा प्लेबियन प्रतिनिधि नहीं ढूंढ सके जो एक शक्तिशाली व्यक्ति हो और जो एक विशिष्ट प्रतिनिधि से स्वतंत्र रूप से काम कर सके। सामान्य तौर पर सामान्य जनता को अपने लिए काफी मजबूत प्रतिनिधि मिलना चाहिए था, क्योंकि उसका चुनाव सामान्य लोगों की अलग से तय निर्वाचन सूची द्वारा होता था। सवाल यह है कि वे अपना एक मजबूत प्रतिनिधि क्यों नहीं चुन सके जो उनका प्रतिनिधि होता। इसका उत्तर इस सच्चाई में है कि धर्म किसी व्यक्ति के दिमाग पर किस तरह शासन करता है। पूरे रोमन समाज में यह स्वीकृत प्रथा थी कि कोई भी सरकारी अधिकारी तब तक अपने ऑफिस का काम शुरू नहीं कर सकता था जब तक कि कोई पुरोहित या धर्मगुरु यह नहीं कह देता कि वह डेल्फा देवी को स्वीकार है। देवी के मंदिर का मुख्य पुजारी विशिष्ट वर्ग का होता था। वे सब पैट्रिशियन लोग ही थे, इसलिए जब भी सामान्य वर्ग से कोई ऐसा प्रतिनिधि चुना जाता था तो विशिष्ट वर्ग का सख्त विरोधी होता था। यह जैसा भारत में प्रचलित शब्दों के अनुसार सांप्रदायिक होता था, तो डेल्फा देवी का अवतार विशिष्ट वर्ग बेहिचक ये घोषणा कर देता था कि वह देवी को मंजूर नहीं है। इस प्रकार रोम के मूल प्लेबियन लोगों को धोखे से अपने अधिकारों से वंचित रखा गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लेबियन लोगों ने भी अपने आप को धोखा दिया जाने की आज्ञा इसलिए दी, यानी स्वयं के साथ धोखाधड़ी होने दी, क्योंकि विशिष्ट वर्ग के पैट्रिशियन लोगों की तरह उनका भी यह दृढ़ विश्वास था कि किसी सरकारी अधिकारी को अपने पद का कामकाज शुरू करने से पहले डेल्फा देवी की मंजूरी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। लोगों द्वारा सिर्फ चुना जाना ही काफी नहीं है।
यदि सामान्य प्लेबियन लोगों ने यह मांग की होती कि चुनाव ही पर्याप्त है और देवी की मंजूरी जरूरी नहीं है, तो उस राजनीतिक अधिकार का पूरा लाभ उठा सकते थे जो उन्होंने हासिल किया था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने कोई दूसरा व्यक्ति चुनना मंजूर कर लिया जो उनके लिए कम स्वीकार्य, जबकि डेल्फा देवी के लिए अधिक स्वीकार्य व लाभदायक होता था, जिसका असल में अर्थ था कि वे पेट्रोसियन लोगों के अधिक आज्ञाकारी व उनका पसंद का ज्यादा ख्याल रखा। धर्म छोड़ने की बजाय सामान्य लोगों ने अपने उन भौतिक लाभों को भी छोड़ दिया जिसके लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया था। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि धर्म यदि धन से अधिक शक्तिशाली नहीं है तो कम से कम उसके बराबर शक्तिशाली तो जरूर है। समाजवादी लोग यह मान लेने की गलती करते हैं कि चूंकि यूरोप के समाज के वर्तमान दौर में आर्थिक शक्ति यानी संपत्ति सत्ता का एक प्रमुख स्रोत या साधन है, इसलिए यह भारत के संदर्भ में भी सही है और गुजरे समय में यूरोप के लिए भी यही सत्य था। धर्म, सामाजिक दर्जा तथा संपत्ति यह सभी ताकत और सत्ता के साधन हैं जिन्हें दूसरे की आज़ादी को काबू करने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने पास रखता है। इनमें कोई एक समय तो दूसरा दूसरे समय प्रभावकारी होता है। सच यह है कि यदि आज़ादी आदर्श है और आज़ादी का मतलब उस प्रभुत्व के विनाश है जो कोई दूसरे व्यक्ति पर कायम रखता है, तो इस पर जोर नहीं दिया जा सकता कि आर्थिक सुधार एक ऐसा सुधार है जो अनुसरण करने योग्य है। यदि किसी समाज या किसी समाज में सत्ता व शक्ति का साधन सामाजिक और धार्मिक हो, तो सामाजिक और धार्मिक सुधार को एक जरूरी रूप में स्वीकार्य किया जाना चाहिए। इस प्रकार भारत के समाजवादियों द्वारा अपनाए गए इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांतों में दोष निकालकर आलोचना की जा सकती है, लेकिन मेरी मान्यता है कि समाजवादियों का यह दावा कि संपत्ति का समानीकरण या बराबर बंटवारा ही असली सुधार है और यह अन्य सभी सुधारों से पहले होना चाहिए। फिर भी जो मैं समाजवादियों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप पहले सामाजिक ढांचे में बदलाव व सुधार लाए बिना आर्थिक सुधार कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि भारत के समाजवादियों ने इस सवाल की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं नहीं चाहता कि वे अन्याय करें। मैं एक पत्र के अंश का हवाला दे रहा हूं जिसे एक प्रमुख समाजवादी ने कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र को लिखा था। इस पत्र में उन्होंने लिखा था, मेरा यह विश्वास है कि हम लोग तब तक भारत में स्वतंत्र समाज तैयार नहीं कर सकते हैं जब तक एक वर्ग विशेष द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण, दमन या उसके साथ दुर्व्यवहार जारी रहता है। समाजवादी आदर्शों में विश्वास रखते हुए मेरा यह पक्का विश्वास है कि समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों में आपसी व्यवहार की बराबरी होनी चाहिए। मेरा विचार है कि यह समस्या और समस्याओं का केवल एक समाजवाद ही सही हल है। इस मान्यता को पर्याप्त कहना उस समझदारी के प्रति पूरी तरह से नासमझी होगी जो समाज में निहित है। यदि समाजवाद एक व्यवहारिक कार्यक्रम है और सिर्फ दूसरे का आदर्श नहीं है, तो विश्वास करते हैं या नहीं? उसके लिए सवाल यह होता है कि क्या वह एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के साथ दुर्व्यवहार या शोषण, दमन को सामाजिक व्यवस्था का अंग मानता है या नहीं। मैं उन कारणों को स्पष्ट करना चाहूंगा जो मुझे अपनी बातें पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए समाजवाद की समझ से संबंध रखते हैं। यह बात साफ है कि समाजवादियों द्वारा सोचा गया आर्थिक सुधार तब तक संभव नहीं है जब तक क्रांति के द्वारा सत्ता पर कब्जा नहीं कर लिया जाता। सत्ता पर यह कब्जा गरीब सर्वहारा वर्ग द्वारा किया जाना चाहिए। पहला सवाल यह पूछता हूं कि भारत के गरीब मेहनतकश सर्वहारा एकजुट होंगे ताकि यह क्रांति की जा सके। वह क्या कारण हो सकता है जो लोगों को इसके लिए प्रेरित करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सभी बातें यदि एक जैसी हों तो केवल एक ही बात ऐसी है जो किसी व्यक्ति को क्रांति के लिए प्रेरित कर सकती है, और वह है इस बात का एहसास कि दूसरे व्यक्ति को जो इस काम में उसके साथी हैं उसके बराबरी व भाईचारे की भावनाएं और सबसे अधिक न्याय की भावना पैदा हो। लोग संपत्ति की बराबरी करने वाली किसी भी क्रांति में तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक उनको यह विश्वास नहीं होगा कि क्रांति सफल हो जाने के बाद उनके साथ बराबरी का व्यवहार होगा और जाति पाति, वंश या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव व उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। मुझे आशा है कि क्रांति का नेतृत्व करने वाले एक समाजवादी का यह भरोसा दिलाना ही काफी नहीं होगा कि वह जाति पाति में विश्वास नहीं रखता। यह भरोसा दिलाना ऐसा होना चाहिए कि इससे बुनियाद और गहरी होनी चाहिए।
खास तौर से वह यह है कि एक देश के सभी लोगों के बीच बराबरी और भाईचारे की भावना मानसिक स्तर पर हो। क्या यह कहा जा सकता है कि भारत का गरीब मेहनतकश सर्वहारा वर्ग होते हुए भी गरीब अमीर और गरीब के अलावा किसी अन्य भेदभाव को नहीं मानता है? क्या यह कहा जा सकता है कि गरीब लोग जाति, नस्ल, वंश या ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानते? यदि यह सच है कि ऐसा भेदभाव मानते हैं, तो अमीरों के खिलाफ संघर्ष में ऐसे गरीब सर्वहारा लोगों से किसी मोर्चे पर एकता की क्या उम्मीद की जा सकती है? कोई क्रांति कैसे हो सकती है जब तक सर्वहारा एक संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकते? केवल विचार के लिए यह मान भी लिया जाए कि संयोग से किसी चमत्कार के कारण यदि क्रांति हो भी जाए और समाजवादी सत्ता में भी आ जाए, तो क्या उन्हें भारत में उन समस्याओं से जूझना पड़ेगा जो विशेष सामाजिक व्यवस्था के कारण भारत में पहले से मौजूद है? मैं नहीं समझता कि भारत में एक समाजवादी सरकार जात पात, ऊंच नीच व अन्य रूढ़ियों व संकीर्णताओं से पैदा हुई समस्याओं पर काबू पाए बिना एक पल भी चल सकती है। यदि समाजवादी कुछ आकर्षक नारे लगाकर या कार्यक्रम बताकर संतुष्ट नहीं होना चाहते और यदि वे समाजवाद को एक ठोस व वास्तविक बनाना चाहते हैं, तो उनको यह मानना पड़ेगा कि सामाजिक सुधार ही असली सुधार है और यही समाज की बुनियादी जरूरत है, और यह भी कि उनके लिए इन समस्याओं से भागने का कोई रास्ता नहीं है। भारत में पहले से मौजूद सामाजिक व्यवस्था के कारण पैदा हुई विकृतियों से समाजवादियों को निपटना ही पड़ेगा, और जब तक वे ऐसा नहीं करते तब तक वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। यदि किस्मत से वे अपना लक्ष्य प्राप्त भी कर लेते हैं, तो उन्हें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन समस्याओं से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। मेरी दृढ़ मान्यता है कि यदि क्रांति से पहले वे ध्यान नहीं देते, तो क्रांति के बाद जाति पर ध्यान देने के लिए वे मजबूर हो जाएंगे। दूसरे हम यूं कह सकते हैं कि आप जिस तरफ भी चाहे घूमकर देखो, जिस दिशा में भी जाओ, जाति एक ऐसा राक्षस है जो अपने मार्ग में हमेशा खड़ा नजर आएगा। आप जब तक इस राक्षस को मौत के घाट नहीं उतार देते, तब तक आप कोई राजनीतिक या आर्थिक सुधार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बाबा साहेब श्रम विभाजन और जाति प्रथा के खिलाफ लिखते हुए लिखते हैं, यह विडंबना की बात है कि इस आधुनिक युग में भी जात पात के पक्ष में दलीलें पेश करने वालों की कमी नहीं है। इसके समर्थक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। इनका कहना है कि जाति प्रथा केवल मेहनत के विभाजन का दूसरा नाम है। यह भी दलील दी जाती है कि श्रम का विभाजन हर एक सभ्य समाज के लिए जरूरी है, तो जाति प्रथा में भी कोई बुरी बात नहीं है। इस दृष्टिकोण का जोरदार विरोध करने के लिए पहली बात यह है कि जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन ही नहीं है, बल्कि यह श्रम करने वाले श्रमिकों का विभाजन भी है। यह सही है कि आधुनिक सभ्य समाज में श्रम विभाजन की जरूरत है, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में मेहनत के विभाजन के साथ अलग अलग वर्गों में मेहनत करने वालों का गैर कुदरती विभाजन नहीं होता। भारत की जाति प्रथा में केवल मेहनत के विभाजन से बिल्कुल अलग तरह का मेहनत करने वालों का विभाजन ही नहीं है, बल्कि यह विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की भावना पैदा करती है, जो दुनिया के किसी भी समाज में नहीं पाई जाती है। किसी अन्य देश में मेहनत के साथ साथ मेहनत कशों में इस प्रकार का क्रम या विभाजन नहीं है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, तो यह स्वाभाविक व अपनी इच्छा से विभाजन नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति की रुचि पर आधारित नहीं है, कुदरती लगाव तथा काबिलियत पर भी आधारित नहीं है। किसी समाज में सामाजिक व व्यक्तिगत कुशलता के लिए यह जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति की योग्यता को व क्षमता को इस सीमा तक विकसित किया जाए कि वह अपना पेशा खुद चुनने और उसको रोजगार के रूप में धारण करने के योग्य बना दिया जाए। जाति प्रथा में इस नियम को तोड़ दिया गया है, क्योंकि इस प्रथा में हर व्यक्ति के लिए पेशा जन्म से पहले ही तय कर दिया जाता है। इसमें ट्रेनिंग या माहौल द्वारा प्राप्त की गई कुदरती योग्यता व कुशलता के आधार पर नहीं, बल्कि माता पिता के सामाजिक दर्जे के आधार पर पेशों का निर्धारण किया जाता है। जाति प्रथा किसी व्यक्ति के पेशे का दोषपूर्ण जन्म से पूर्व निर्धारण नहीं करती है, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे से बांध देती है और व्यक्ति के चाहने के बाद भी पेशा बदलने की आज़ादी नहीं देती है। ऐसी आज़ादी के लिए उसके लिए अपने आप को मदद की परिस्थितियों के अनुसार ढालना और रोजगार हासिल करना असंभव होगा। जाति प्रथा हिंदुओं को ऐसे धंधे अपनाने की आज्ञा नहीं देता
जो उन्हें विरासत में नहीं मिले, लेकिन बदली परिस्थितियों में वे करना चाहते हैं। यदि एक हिंदू जिसकी जाति के लिए निर्धारित धंधा है उसे हटकर अन्य धंधा नहीं कर सकता, भले ही वह धन की कमी के कारण भूखा मर जाए। जातिगत धंधों से अलग धंधों की आज्ञा न मिलने के कारण ही देश में बेरोजगारी की समस्या विकराल हो जाती है। जाति प्रथा या श्रम के विभाजन के रूप में एक गंभीर दोष भी है। जाति प्रथा द्वारा उत्पन्न मेहनत का विभाजन व्यक्ति की इच्छा पर आधारित विभाजन नहीं है। व्यक्ति की भावना और रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं है। सब कुछ पहले से ही तय का सिद्धांत ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह है कि बहुत से लोग जाति प्रथा के कारण निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल मजबूरी के कारण करते हैं। वे उन पेशों के प्रति अपनी कोई रुचि नहीं रखते हैं। ऐसा धंधा कर्मचारियों में लगातार कामचोरी, उबाऊपन व घृणा की भावना पैदा करता है। भारत में ऐसे कई व्यवसाय या उद्योग हैं जिन्हें हिंदू धर्म घृणित या हेय मानता है। इसलिए जो लोग ऐसे व्यवसायों में काम करते हैं वे उनसे पीछा छुड़ाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और ऐसे हेय व्यवसायों से भागना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का ना मन लगता हो न दिमाग, भला ऐसे माहौल में कुशलता व योग्यता कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसलिए एक आर्थिक व्यवस्था के रूप में जाति प्रथा बहुत हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वाभाविक रुचि और मन की इच्छाओं को दबाकर उन्हें सामाजिक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। इसके बाद बाबा साहेब वंश और रक्त का सुधार व जाति प्रथा के बारे में लिखते हैं। जाति प्रथा के पक्ष में कुछ लोगों ने जीव विज्ञान का स्वरूप देकर सही साबित करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि जाति प्रथा के द्वारा वंश और रक्त की शुद्धता की रक्षा होती है। इस संबंध में एथनोलॉजिस्ट वैज्ञानिकों की राय है कि शुद्ध रक्त या शुद्ध प्रजाति के लोग अब दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं हैं और सब भागों में सभी जातियों ने मिश्रण या मिलावट हो चुकी है। भारत के लोगों के संबंध में तो यह विशेष तौर से सही है। माननीय D.R. भंडारकर ने अपने लेख हिंदू आबादी में विदेशी तत्व, फॉरेन एलिमेंट्स इन हिंदू पॉपुलेशन में लिखा है, भारत में मुश्किल से कोई जाति या वर्ग ऐसे होंगे जिनमें विदेशी मिलावट नहीं है। विदेशी रक्त की यह मिलावट केवल राजपूत व मराठा जैसी लड़ाकू जातियों में ही नहीं बल्कि ब्राह्मणों में भी विद्यमान है, जबकि ब्राह्मण इस भ्रम व कल्पना में मग्न हैं कि उनकी जाति सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उनमें विदेशी रक्त का मिश्रण नहीं है। जाति प्रथा के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि जाति प्रथा का विकास नस्लों के मिश्रण को रोकने तथा रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए हुआ। ऐतिहासिक सच्चाई यह है कि जातियों की उत्पत्ति उस समय के बहुत बाद में शुरू हुई जब भारत की अलग अलग नस्लें रक्त और संस्कृति के कारण अलग थलग हो चुकी थी, अर्थात यहाँ के लोगों में रक्त व संस्कृति के विदेशी तत्व पहले से ही घुल मिल चुके थे। अतः जाति भेद को वंश भेद मानते हुए यह दावा करना कि भारत की विभिन्न जातियां विभिन्न वंशों के कबीले हैं, यह सच नहीं बल्कि गुमराह करने वाला दावा है। पंजाब के ब्राह्मणों और मद्रास के ब्राह्मणों में क्या कोई वंश का संबंध है? इसी तरह बंगाल व मद्रास के अछूतों में क्या कोई निकट का वंश संबंध हो सकता है? वंश की दृष्टि से पंजाब के ब्राह्मण उसी प्रजाति यानी वंश के हैं जिसके वहां के चमार हैं। मद्रास के ब्राह्मणों व चमार में क्या कोई भिन्नता पाई जाती है? इसी प्रकार मद्रास के ब्राह्मणों तथा पेरिया अछूतों का वंश एक है। जाति प्रथा वंश के विभाजन की सीमा तय नहीं करती है। जाति प्रथा एक ही वंश के लोगों का सामाजिक विभाजन है। फिर भी वंश भेद की बात मानकर कोई यह सवाल कर सकता है कि भारत में अलग अलग जातियों के बीच अंतर विवाह के द्वारा वंश और रक्त की मिलावट की आज्ञा दे दी जाए तो क्या नुकसान है? मनुष्य और जानवरों में इतना अधिक अंतर है कि विज्ञान मनुष्य और जानवर को दो अलग जातियों के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन वंश की शुद्धता में विश्वास रखने वाले वैज्ञानिक भी यह दावा नहीं करते कि अलग अलग प्रजाति या वंश के लोग अलग अलग जातियों के होते हैं। वे केवल एक और उसी ही जाति के अलग रूप हैं। ऐसे में वे आपस में दूसरी जाति से संबंध करके ऐसी संतानें पैदा कर सकते हैं जो संतान पैदा करने योग्य होती है और बांझ नहीं होती है।
जाति व्यवस्था के पक्ष में वंश और मानव के विकास के बारे में कई तरह की बकवासपूर्ण बातें की जाती हैं। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो जाति व्यवस्था की तब भी आलोचना करते जब यह मानव विकास के बुनियादी सिद्धांत के अनुरूप होती, क्योंकि उचित माध्यम से वंश में सुधार का विरोध थोड़े ही लोग करते हैं। लेकिन किसी के लिए यह समझ पाना बहुत मुश्किल है कि जाति व्यवस्था को न्याय संगत कैसे माना जा सकता है। जाति प्रथा एक घटिया व नेगेटिव सोच की किस्म की प्रथा है। यह अलग अलग जातियों के लोगों को आपस में विवाह करने से रोकती है, जो कि शादी के लिए चुनाव का सकारात्मक तरीका नहीं है। यह तय करता है कि एक खास जाति के किन दो व्यक्तियों को विवाह करना चाहिए। यदि जाति व्यवस्था मानव विकास के विज्ञान पर आधारित है तो उपजातियों का आधार भी मानव विकास के क्रम में होना चाहिए। लेकिन क्या कोई गंभीरता से यह दावा कर सकता है कि उपजातियों की शुरुआत भी मानव विकास के विज्ञान के कारण हुआ है? मेरा विचार है कि इस तरह की मान्यता के पक्ष में बहस करना व्यर्थ है और इसका कारण बहुत साफ है। यदि जाति का मतलब नस्ल या प्रजाति है तो उपजातियों में पाए जाने वाले अंतर वंश का अंतर नहीं माना जा सकता, क्योंकि उपजातियां एक ही नस्ल की काल्पनिक शाखाएं हैं। इससे स्पष्ट है कि उपजातियों के बीच परस्पर विवाह खान पान पर रोक वंश व रक्त की शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से नहीं हो सकती, लेकिन उपजातियां मूलतः मानव विकास से संबंधित नहीं हैं, तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं हो सकती। यदि जाति की शुरुआत नस्ल या वंश सुधार विज्ञान होता तो आपस में शादियों के खिलाफ रोक समझ में आ सकती है। लेकिन जाति और उपजाति के बीच खान पान पर रोक का क्या उद्देश्य है? आपसी खान पान से रक्त पर कोई असर नहीं होता है और इससे नस्ल को अच्छा या खराब बनने या गिरावट से कोई संबंध नहीं हो सकता। इससे साबित होता है कि जाति पाति का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और जो लोग इसे मानव विकास पर सही प्रमाणित करने में लगे हुए हैं वे एक ऐसे आधार का सहारा ले रहे हैं जो सरासर अवैज्ञानिक है। आज के समय में भी सुंदर संतान प्राप्ति की व्यवहारिक संभावना तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि वंशवाद के बारे में सही व आनुवांशिक वैज्ञानिक जानकारी नहीं होगी। प्रोफेसर बैटसन ने अपनी किताब मैंडेल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी में कहा है कि यदि किसी संतान में अच्छे गुण आए तो उसी के आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि वे केवल किसी विशेष परंपरा के गुण के कारण ही आए हैं। यह भी संभावना हो सकती है कि संतान में जो बेहतर या अधिक शारीरिक गुण आए हैं वे किसी खास जैविक तत्व के होने की बजाय विभिन्न कारणों के संयोग का परिणाम है। यह तर्क देना कि जाति व्यवस्था का सिद्धांत मानव विकास से संबंधित है, आजकल के हिंदुओं के पुरखों के बारे में वंश परंपरा की ऐसी जानकारी देना है जिसके बारे में आधुनिक वैज्ञानिकों को भी ज्ञान नहीं है। किसी पेड़ के बारे में सही निर्णय या आकलन उसके फलों से करना चाहिए। यदि जाति मानव विकास के आधार पर है तो किसे किस तरह के नस्ल के लोगों को पैदा करना चाहिए थे। शारीरिक तौर पर हिंदू प्रजाति सी दर्जे के लोग हैं। इनकी वंश के लोग आकार में छोटे व बौने लोगों की नस्ल जो कद में छोटे होने के साथ शक्ति से भी खाली हैं। यह एक ऐसी प्रजाति है जिसका 9/10 भाग फौज की सेवा के लिए नाकाबिल घोषित किया गया है। यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें हिंदुओं के खास वर्ग के स्वार्थ और अहंकार का पोषण होता है, जिसका सामाजिक दबदबा इतना ऊंचा है कि उन्होंने इस जात पात के व्यवस्था को बनाए रखा है और उन्होंने इस व्यवस्था को अपने से निचले तबके के लोगों पर जोर जबरदस्ती लागू भी कर दिया है। इनसे स्पष्ट है कि जाति प्रथा मानव विकास के आधुनिक विज्ञान पर आधारित नहीं है। यह सामाजिक व्यवस्था समाज के ऐसे लोगों की देन है जो अपने छल बल और चतुरता से समाज के अन्य वर्गों पर अपना वर्चस्व व प्रभुत्व जमाने में सफल हो गए थे और चालाकी व कुटिलता से अपने अहम की पूर्ति के लिए व वर्चस्व को स्थायी रखने के लिए उन्होंने जाति प्रथा को जन्म दिया। जाति से आर्थिक विकास नहीं होता है, जाति से वंश में भी सुधार नहीं होता है। हाँ, जाति ने एक काम जरूर किया है कि इसने हिंदू समाज को पूरी तरह से तोड़कर अलग थलग कर दिया है और उन्हें अनैतिक हताशा की अवस्था में पटक दिया है। तो आज हमने बात की जाति और रक्त के बारे में। आगे का पार्ट लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्ध।